Hello everyone. Previously in the class, we had discussed about the second dynasty of Delhi Sultanate, that was the Khilji dynasty. And today we will discuss about the third dynasty, that was the Tughlaq dynasty. So, it ruled from 1320 to 1412 and became the longest ruling dynasty of Delhi Sultanate. तो 1320 से 1412 तक इसने रूल किया था एंड दिस डायनेस्टी द तुगलक डायनेस्टी बिकेम द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत. It was established by Ghiyasuddin Tughlaq in 1320. Tughlaqs were contemporary of Sufi saint and scholar Khwaja Sayyid Muhammad Nizamuddin Aulia, popularly known as Hazrat Nizamuddin Aulia of Chishti Silsila. So they were contemporaries of Hazrat Nizamuddin Aulia, who was from Chishti Silsila. तो तुगलक डायनेस्टी की बात करें तो इनके टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत का टेरिटोरियल एक्सटेंट था दैट वाज मैक्सिमम. तो ये जो सारा रीजन था दिस वाज हैविंग द कंट्रोल ऑफ तुगलक रूलर्स. यहाँ तक डायरेक्ट था, नीचे इनडायरेक्ट था और बीच में ये वाले रीजन में इनका कंट्रोल नहीं था. तो बेसिकली मेजॉरिटी पार्ट ऑफ इंडिया जो था वो इनके अंडर था. देन द फर्स्ट रूलर इज घियासुद्दीन तुगलक हु रूल्ड फ्रॉम 1320 to 1325. घियासुद्दीन तुगलक रिबेल्ड अगेंस्ट खुसरो खान हु वाज डिस्पोज्ड एंड किल्ड. तो खिलजीज के टाइम पे हमने पढ़ा था कि जो उनका लास्ट रूलर था खुसरो खान, उसको घियासुद्दीन तुगलक ने हरा के उसको किल करके और अपना नया डायनेस्टी स्टार्ट किया था. दैट वाज द तुगलक डायनेस्टी. सो ही रिपेल्ड अगेंस्ट खुसरो खान एंड डिस्पोज्ड हिम. So on the victorious campaign from Bengal, Ghiyasuddin Tughlaq was returning to Delhi. A celebration was arranged hastily. Platforms were raised in haste, which could not sustain the weight of elephants, due to which Ghiyasuddin Tughlaq died in an accident in 1325. तो जब बंगाल कैंपेन की सक्सेस के बाद घियासुद्दीन तुगलक वाज रिटर्निंग बैक टू दिल्ली, तो उसकी खुशी में एक सेलिब्रेशन अरेंज किया गया था. बट वो जो सेलिब्रेशन था वो काफ़ी हेस्टली जल्दी में अरेंज किया गया था. ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं था कि उसके अरेंजमेंट्स अच्छी तरह से हो नहीं पाए थे, जिसकी वजह से इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बनाए गए जो कि एलिफेंट्स का वेट टॉलरेट नहीं कर पाए और वो टूट गए, जिसकी वजह से घियासुद्दीन तुगलक ही died in an accident in 1325. So he ruled from 1320 to 1325 and died in an accident. Then the next ruler was Muhammad bin Tughlaq, who ruled from 1325 to 1351. So he had imperialistic ambitions and annexed major part of India into his territory. तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे मैक्सिमम जो इंडिया की टेरिटरी थी वो दिल्ली सल्तनत के अंडर आ रही थी. सो ही हैड imperialistic ambitions. Jahanpana was the city of Delhi, established in 1326 to 1327 by Muhammad bin Tughlaq. तो Jahanpana was the city established by Muhammad bin Tughlaq in the present day Delhi. Now he is famous for his failed experiments. So what were these failed experiments of Muhammad bin Tughlaq? He experimented with administration, but because of grand ideas but hefty implementation, Muhammad bin Tughlaq is often called as the wisest of the fools. तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे. तो उसके आइडियाज़ तो बहुत अच्छे थे, बड़े बड़े आइडियाज़ थे, बट जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन थी वो अच्छी तरह से नहीं हो पाई, जिसकी वजह से जो वो उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स थे वो फेल होते गए. एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ ऑफन कॉल्ड एज द वाइजेस्ट ऑफ द फूल्स. तो अब वो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन वॉज द शिफ्ट ऑफ कैपिटल. सो ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम Delhi to Daulatabad, that is Devgiri, to effectively rule the Deccan region and South Indian region, but later abandoned it and came back to Delhi. तो मैप में देखें तो दिस वाज दिल्ली, जहाँ पे तुगलक की पहले कैपिटल थी. सो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से कैपिटल को शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स दौलताबाद, देवगिरी, ताकि वो डेक्कन और साउथ इंडिया को अच्छी तरह से रूल कर सके. लेकिन बाद में क्या हुआ, ही अबैंडेंड देवगिरी, दैट इज दौलताबाद. यहाँ पे
जो डेली रूटीन में फॉर एग्जांपल वाटर की कमी थी और काफ़ी सारे रीजंस थे जिसकी वजह से द दौलताबाद city could not sustain as his capital, so he returned back from दौलताबाद to Delhi. तो इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस था और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस तो था. Then second one was the introduction of token currency. Because of shortage of silver, he introduced the concept of token currency, that is issuing bronze coins to have the same value as silver टंका. तो कॉपर जितल था और सिल्वर टंका था. तो उस टाइम पे सिल्वर की शॉर्टेज हो गई थी. तो व्हाट ही डिड वाज ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टोकन करेंसी, दैट इज जो कॉइन्स थे वो ब्रॉन्ज के बने हुए थे, बट जो उनकी वैल्यू थी, जो उनकी कमर्शियल वैल्यू थी, दैट वाज इक्विवेलेंट टू सिल्वर टंका. However, merchants and common man did not accept it, and so he withdrew them and promised to exchange bronze coins for silver coins. But due to large scale forging, counterfeiting, and inflation, this promise was abandoned. तो क्या हुआ कि जब उसने ये टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी तो मर्चेंट्स और जो लोग थे उन्होंने इसको अपोज किया, दे डिड नॉट एक्सेप्ट इट. उसकी वजह से उसने उस करेंसी को विदड्रॉ करने के बारे में सोच लिया. एंड ही प्रॉमिस्ड टू एक्सचेंज ब्रॉन्ज कॉइन्स फॉर सिल्वर कॉइन्स. तो उसने लोगों को बोला कि ये जो ब्रॉन्ज कॉइन है ये वापस कर दो और इसके बदले में सिल्वर कॉइन्स का एक्सचेंज हो जाएगा. बट क्या हुआ कि लोगों ने, बिकॉज दे न्यू दैट सिल्वर हैज़ मोर इंट्रिंसिक वैल्यू देन कॉपर, तो लोगों ने जो सिल्वर था उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया और जो ब्रॉन्ज के कॉइन्स थे वो वापस करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से देयर वॉज लार्ज स्केल फॉर्जिंग ऑफ दोज सिल्वर कॉइन्स एंड दैट सिल्वर मेटल. बहुत सारी फॉर्जिंग हो रही थी, काउंटरफीट करेंसी थी, उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रही थी. तो दिस वॉज देन अबैंडन. तो इसकी वजह से ये जो टोकन करेंसी वाला उसका एक एक्सपेरिमेंट था ये भी फेल हो गया. देन थर्ड वन वॉज मिलिट्री incursions. So he recruited a large army in order to occupy Ghazni, but later disbanded it, causing huge financial loss. तो उसने एक बहुत सारी बड़ी सी आर्मी रिक्रूट कर ली थी कि वो गजनी पे अटैक करके उसको अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर लेंगे, बट लेटर ही डिसबैंडेड इट. तो उस पहले आर्मी बना दी, बाद में उसको डिसबैंड कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ. देन ही मेड incursions इन हिली regions, एग्जाम्पल कराचिल, that is the present day Kullu Kangra region, but met with heavy losses. He also proposed Khorasan expedition to conquer Khorasan and Iraq region, but later again abandoned that. तो इसकी वजह से उसने काफ़ी सारे मिलिट्री एक्सपेडिशंस के प्लान तो बनाए थे बट उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया और उनको अबैंडन कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हो रहे थे. Then the next one was agrarian changes. So what he did, he increased taxes and cesses in the Ganga Yamuna Doab region. A serious famine occurred during his time that led to peasant rebellion against him, but it was crushed. However, he set up a new department for agriculture known as Diwane Amir Kohi to provide loans called sondhars to the cultivators, but his officials were dishonest. तो पहले तो उसने जो गंगा यमुना द्वाब रीजन था उसमें टैक्सेस और सेसेस को इंक्रीज कर दिया था. उसके बाद में एक सीरियस फेमाइन आता है जिसकी वजह से लोग, स्पेशली द एग्रेरियन सेक्टर, द पीजेंट्स, दे रिबेल्ड अगेंस्ट द रूलर, बट दैट वाज क्रश्ड. बट उसने क्या किया कि एक एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट स्टार्ट कर दिया, दैट वाज दीवाने अमीर कोही, जो कि लोगों को लोन्स प्रोवाइड करता था. एंड द लोन्स वर कॉल्ड सोंधार्स, जो कि कल्टीवेटर्स को दिया जाता था. बट उसमें भी क्या इशू था कि उसके जो ऑफिशियल्स थे दे वर डिसऑनेस्ट एंड करप्ट. तो ये भी उसका जो एक्सपेरिमेंट था ये भी फेल हो गया. सो दीज वर हिज एक्सपेरिमेंट्स जो कि उसने ट्राई किए बट वो फेल हो गए. नाउ मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता सर्व्ड एज हिज एनवॉय टू चाइना. हिज फेमस कॉम्पोजिशन वॉज रिहला और रेहला, and he often referred Muhammad bin Tughlaq as an ill-starred idealist. तो उस टाइम पे इब्न बतूता जो था वो एनवॉय था चाइना के लिए इंडिया की तरफ से, एंड ही वॉज अ मोरक्कन ट्रैवलर. और उसकी एक फेमस कॉम्पोजिशन थी रिहला, जिसमें उसने लिखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक इज एन इल स्टार्ड आइडियलिस्ट. मतलब उसके जो आइडियाज थे वो तो काफ़ी ग्रैंड थे बट जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी वो बिल्कुल भी सही नहीं थी. सो ही रेफर्ड हिम एज इल स्टार्ड आइडियलिस्ट.
Delhi Sultanate reached its zenith, that is, its apex, during the time of Muhammad bin Tughlaq, but the process of disintegration also started. तो दिल्ली सल्तनत की जो टेरिटोरियल पीक थी वो अपने एपेक्स पे थी, अपने टॉप पे थी ड्यूरिंग द रूल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, बट द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑल्सो स्टार्टेड. तो उसी टाइम पे जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था दिल्ली सल्तनत का वो सबसे ज़्यादा था, बट साथ में उसी टाइम पे ही जो सल्तनत की डिसइंटीग्रेशन थी वो स्टार्ट हो गई थी. A serious rebellion in Deccan and South led to the emergence of Bahmani and Vijayanagar kingdoms. तो साउथ रीजन में जहाँ पे उनका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस था वहाँ पे स्लोली रेबिलियन स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से नई किंगडम्स वहाँ पे इमर्ज हो गई. फॉर एग्जांपल बहमनी किंगडम एंड द विजयनगर एम्पायर. Muhammad bin Tughlaq died in 1351 on his way to Sindh while he was campaigning against Taghi, a Turkish slave tribe. तो 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो जाती है. And on his death, Badoni commented, the king was freed from his people and they were free from the king. तो जब मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ होती है तो बदौनी ने अपनी कॉम्पोजिशन में ये कमेंट किया था कि जो राजा था वो प्रजा से फ्री हो गया था और जो प्रजा थी वो राजा से फ्री हो गई थी. सो द नेक्स्ट रूलर वाज फिरोज शाह तुगलक, who ruled from 1351 to 1388. He was the nephew of Ghiyasuddin Tughlaq. His autobiography was Futuh-e Firoz Shahi. Ziauddin Barani wrote about Firoz Shah's rule in Tarikh-e Firoz Shahi. तो फिरोज शाह तुगलक की जो ऑटोबायोग्राफी थी जो उसने खुद लिखी थी दैट वाज फुतुहते फिरोज शाही, और तारीखे फिरोज शाही वाज द अबाउट द रूल ऑफ फिरोज शाह तुगलक दैट वाज रिटन बाय जियाउद्दीन बरानी. His mother was Bibi Naila, who was a non-Muslim. Hence, he started a policy of appeasement towards the nobles and theologians. So, since he was not a pure Muslim, he was a half Muslim because his mother was Bibi Naila, who was a non-Muslim. So, he started a policy of appeasement towards the nobles and theologians. तो since वो partial Muslim था तो उसने एक policy of appeasement start कर दी so that बाकी जो नोबेल्स थे, थियोलॉजियंस थे, जो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज थी, वो उसके रूल को पॉइंट आउट ना करें कि वो तो एक नॉन मुस्लिम है. तो इसीलिए ही स्टार्टेड अ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट. उसने सभी जो कम्युनिटीज थी, जो सभी ऑक्यूपेशन के लोग थे, अलग अलग लोग थे, उनको अपीज करना शुरू कर दिया, उनको खुश करना शुरू कर दिया ताकि वो उसके रूल से खुश हो जाए और उसकी जो नॉन मुस्लिम आइडेंटिटी है, उसकी पार्शियल मुस्लिम आइडेंटिटी है, उस पर कोई ज़्यादा पॉइंट आउट ना करे. तो ही स्टार्टेड अ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट. तो उसमें क्या किया? टू अपीज द उलेमास ही ट्राइड टू इम्प्लीमेंट एलिमेंट्स ऑफ शरिया. सो ही इम्पोज्ड जजिया ऑन नॉन मुस्लिम्स बाय मेकिंग इट अ सेपरेट टैक्स फ्रॉम लैंड रेवेन्यू. तो उलेमास को, जो रिलीजियस थियोलॉजियंस थे, उनको अपीज करने के लिए ही इम्प्लीमेंटेड सम एलिमेंट्स ऑफ शरिया. फॉर एग्जाम्पल, उसने जजिया को इम्प्लीमेंट कर दिया था ऑन नॉन मुस्लिम्स. हाउएवर जो जजिया था वो स्टार्ट पहले ही हो गया था. सो जजिया वॉज स्टार्टेड बाय मोहम्मद बिन कासिम इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. बट जो फिरोज शाह तुगलक था उसने दोबारा से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था एज एन एलिमेंट ऑफ शरिया टू अपीज उलेमास. ही इम्पोज्ड खराज, दैट वॉज द लैंड टैक्स, khams, that was 1/5 of the looted property during war, and zakat, that was 2.5% of the income of Muslims, that was used for the welfare of Muslim subjects and their religion. तो अलग अलग टैक्सेस उसने स्टार्ट कर दिए, खराज, खम्स, जाकत एटसेट्रा. He became the first Delhi Sultan to impose an irrigation tax that was called as शर्ब. तो ये पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने इरिगेशन टैक्स स्टार्ट किया था और उस टैक्स को बोला था शर्ब. Then to appease peasantry, he had written off the loans that were the sondhars. तो पहले उलेमास को अपीज कर दिया, वो हमने पॉइंट पढ़े. उसके बाद में पिजेंट्री को अपीज करने के लिए उसने जो उनके लोन्स थे, जो सौंधार्स थे, उनको वेव ऑफ कर दिया था, उनको माफ कर दिया था. He also made significant investments in canal irrigation in Delhi and the adjoining areas. तो पिजेंट्री को खुश करने के लिए लोन्स माफ कर दिए और जो कैनाल इरिगेशन सिस्टम था उसको भी काफी स्ट्रांगली डेवलप किया. Now to appease the common people, he established the Department of Welfare of Poor and Needy People that was called as Diwane Khairat, and for the slaves that was called as Diwane Bandagan. तो
आम लोगों को खुश करने के लिए ही इस्टेब्लिश्ड अ डिपार्टमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ पुअर और नीडी पीपल के वेलफेयर के लिए एक नया डिपार्टमेंट स्टार्ट कर दिया, दैट वाज दीवाने खैरात। और स्लेव्स के लिए भी एक नया डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, दैट वाज दीवाने बंदागन। एंड ही ऑल्सो रिड्यूस्ड द सेवेरिटी ऑफ पनिशमेंट्स, तो जो पनिशमेंट्स दी जाती थी उनकी भी सेवेरिटी को कम कर दिया उसने। एंड ही ऑल्सो सेट अप हॉस्पिटल्स फॉर पुअर, दे वर कॉल्ड एज दरुल शफा। तो आम लोगों को खुश करने के लिए दीवाने खैरात बना दिया, दैट वाज फॉर पुअर एंड नीडी पीपल। स्लेव्स के लिए दीवाने बंदागन, और हॉस्पिटल्स भी स्टार्ट किए, फॉर एग्जांपल दरुल शफा। टू अपीज द इक्तादार्स, नाउ इक्तादार्स को अपीज करने के लिए ही मेड द इक्तादारी सिस्टम हेरिडिटरी इंस्टेड ऑफ मेरिटोक्रेसी। तो पहले जो इक्तादार थे उनको मेरिटोक्रेसी पे, उनकी मेरिट के बेसिस पे इक्ताज अलॉट किए जाते थे, बट फिरोज शाह तुगलक ने इक्तादारी सिस्टम को हेरिडिटरी बना दिया था। He established many new cities and towns like Firozpur, Firozabad, Firozshah Kotla, Fatehbad, Hisar, जौनपुर etc. तो नई cities भी उसने काफ़ी फाउंड की थी। तो these were the policies used for appeasement of various sections of the society. Now we come on to the decline of Tughlaq dynasty. So Firoz Shah Tughlaq died in 1388. His tomb was constructed in हौज खास कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली। तो फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो जाती है 1388 में, और उसका जो टूम था वो हौज खास कॉम्प्लेक्स में दिल्ली में बनाया गया। द लेटर रूलर्स वर नॉट स्ट्रॉन्ग लीडिंग टू अ पीरियड ऑफ क्राइसिस। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद में जो रूलर्स आए वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो पूरे एम्पायर को कंसोलिडेट कर सके, इसीलिए एम्पायर साथ में टूटना भी शुरू हो गया। 10 years after the death of Firoz Shah Tughlaq, the authority of Delhi Sultan Nasiruddin Muhammad Tughlaq was limited to Delhi only. तो फिरोज शाह तुगलक की डेथ के 10 साल के अंदर अंदर ही जो दिल्ली सल्तनत का एक्सटेंट था वो बहुत कम हो गया, और इट गॉट कन्फाइंड टू द रीजन्स अराउंड दिल्ली। और जो लास्ट रूलर था दैट वाज नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नाउ ड्यूरिंग हिज टाइम ओनली Taimur invaded India in 1398 CE, that was during the time of Nasiruddin Muhammad Tughlaq. The city of Delhi was sacked by his army and a lot of wealth was looted, after which he returned to his capital Samarkand. तो तैमूर का इन्वेजन होता है 1398 में, जब नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वॉज द दिल्ली सुल्तान। उस टाइम पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा लूट की गई, बहुत ज़्यादा प्लंडर किया गया, और सारी वेल्थ जो इंडिया की थी, जो दिल्ली की रीजन की, उसको वो अपने रीजन समरकंद में वापस ले गया। However, before returning, तैमूर अपॉइंटेड खिज्र खान एज द रूलर ऑफ मुल्तान। तो वापस जाते समय जो तैमूर था उसने खिज्र खान को मुल्तान का रूलर अपॉइंट कर दिया था। He attacked Delhi and led to the establishment of Sayyid dynasty as the fourth dynasty of Delhi Sultanate. तो जब तैमूर ने खिज्र खान को मुल्तान में अपॉइंट कर दिया था तो उसके बाद वो वापस चला गया था, बट जो खिज्र खान था उसने दिल्ली पे अटैक किया और उसने अपनी नई जो डायनेस्टी थी उसको स्टार्ट किया। इस तरह से जो थर्ड डायनेस्टी थी दैट वाज द तुगलक डायनेस्टी, उसका एंड हो जाता है और खिज्र खान द्वारा सैयद डायनेस्टी स्टार्ट की जाती है, दैट वाज द फोर्थ डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। So this was all about the third dynasty of Delhi Sultanate, that was the Tughlaq dynasty. और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिमेनिंग टू डायनेस्टीज, दैट इज द सैयद डायनेस्टी एंड द लोधी डायनेस्टी।